वेलकम A1 अकाउंट क्लास। आई एम आशीष त्रिपाठी और आज हम लोग जो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो लेसन है उसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में कुछ टफ़ पॉइंट हैं जिनको लेकर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर जब कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं हमारी एडजस्टमेंट में जिसको लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम उन्हीं स्पेशल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और आई थिंक इसके बाद आपको फर्म को डिज़ोल्व करने में डिसोल्यूशन अकाउंट से जितने वीडियो हमने भेजे हैं अगर उन सबको आप ध्यान से देख लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको डिज़ोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रैक्टिस करना आपका काम है, वो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इसके लिए एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 25 है, लेकिन हमने उसको यहाँ पर शॉर्ट में नोट किया हुआ है ताकि आपको आसानी से समझ आए। तो बैलेंस शीट है, इसमें PQR पार्टनर है, क्वेश्चन में क्रेडिटर है 2,10,000 का, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया है 50,000 का, Q पार्टनर का लोन है 40,000 रुपीज़ का और PQR की कैपिटल है। इधर बिल्डिंग 5 लाख की दी गई है, ऑफिस इक्विपमेंट दिया गया है 8,000 रुपीज़ का, स्टॉक है 2 लाख रुपीज़ का, डेबिटर 60,000 रुपीज़ के हैं लेकिन बैड डेब उस पर 3,000 रुपीज़ का है। इसके बाद आपके डेबिटर 57,000 के हो गए हैं। बैंक का बैलेंस 35,000 रुपीज़ का है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पोर्शन। इस पोर्शंस में जो एडजस्टमेंट बताए गए हैं ये क्वेश्चन ही है, इसको ध्यान से आप समझिएगा, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन में हमने शॉर्ट में नोट किया है, आप क्वेश्चन 25 में इसको डिटेल में देख सकते हो। 1 डेबिटर 20,000 पेड 12,000 फुल सेटलमेंट। ये कह रहे हैं कि जो डेबिटर हैं आपके 60,000 के, उसमें से एक डेबिटर 20,000 का है और उसे सिर्फ 12,000 रुपीज़ पे कर दिया गया और कहा गया फुल सेटलमेंट और पेमेंट नहीं किया जाएगा। 20,000 के डेबिटर को और पेमेंट नहीं होगा और 5,000 का डेबिटर जो है वो बैड डेब निकल गया, वो कोई पेमेंट नहीं करने वाला है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पार्ट स्टॉक सोल्ड, स्टॉक का एक पार्ट जो है वो सेल कर दिया गया 20,000 रुपीज़ में, लेकिन उसकी रियल कीमत वैल्यू क्या है, ये कह रहे हैं 25% जो है वो बुक वैल्यू। तो 25% मोर देन बुक वैल्यू का 25% ज़्यादा कीमत पर बेचा गया, तब जाके 20,000 रुपीज़ हमें स्टॉक के मिल रहे हैं। तो रियल में स्टॉक की क्या वैल्यू रही होगी ये हमें कैलकुलेट करना होगा। फिर क्वेश्चन पॉइंट 3 में बताया गया ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर। ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो यहाँ पर दिया गया है, इसको क्रेडिटर लेने के लिए तैयार हैं फॉर 7,000 रुपीज़ में। तो ऑफिस इक्विपमेंट है 8,000 रुपये का और क्रेडिटर उसको 7,000 रुपये में लेने के लिए तैयार हैं और इन फुल सेटलमेंट। उसके बाद कहते हैं भैया क्रेडिटर हम आपसे पैसे नहीं लेंगे बाकी का। वैसे क्रेडिटर हैं क्वेश्चन में कितने के, आपके 2,10,000 के हैं, तो जिसमें से 8,000 के क्रेडिटर वो बाकी का पेमेंट नहीं लेंगे। एंड बाकी का जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर 40,000 क्रेडिटर पेड ओनली 40%। वो कहते हैं 40,000 क्रेडिटर कहते हैं कि हम सिर्फ 40% आपसे पैसा लेंगे, बाकी हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कुछ ऐसी एसेट्स भी हैं जो यहाँ लिखी नहीं हैं, अनरिकॉर्डेड हैं 20,000 रुपीज़ की। सेटलमेंट 15,000 लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी हैं इधर जो नहीं लिखी हुई हैं, वो 15,000 की हैं, वो आपस में सेटलमेंट हो गया है। तो ये सेटलमेंट हो गया। क्वेश्चन में डिटेल में आप बुक में देख सकते हो इस क्वेश्चन को। फिर है बिल्डिंग जो है वो सेल की गई है लेकिन लॉस में सेल कर दी है, 20% के लॉस में बिल्डिंग को सेल कर दिया है। क्यू जो है पार्टनर है, उसको जो है पेमेंट किया गया है। क्यू का लोन जो है, ध्यान दीजिए, क्यू का लोन है 40,000 रुपये का पार्टनर का, लेकिन उसको बोला गया है कि पेमेंट 30,000 उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्यू का बाकी 10,000 रुपये पेमेंट नहीं किया जाएगा, सॉरी नहीं करना नहीं, क्यू से लोन, क्यू को जो लोन हमें पे करना है वो 10,000 रुपये नहीं देना है अब। फिर है रिलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, 16,000 का रिलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया जाएगा, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ने ले ली है, वो आर पे करेगा, पार्टनर है आर। तो चलिए इन पॉइंट्स पे हो गया। अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो रिलाइजेशन अकाउंट का फर्स्ट स्टेप, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इसको एसेट साइड से कॉपी कर लीजिए। तो बिल्डिंग हमने वैसे ही कॉपी कर लिया, हमने ऑफिस इक्विपमेंट 8,000 के वैसे ही कॉपी कर लिए, स्टॉक हमने 2 लाख रुपीज़ सेम कॉपी कर दिया और डेबिटर के 60,000 रुपीज़ हमने कॉपी कर लिए। इधर डेबिटर का 3,000 रुपीज़ को बैड डेब जो था वो लेस है, इसलिए ये क्रेडिट साइड में आ गया है। आगे देखते हैं, क्रेडिटर आपका 2,10,000 रुपये का, वो सेम कॉपी हो गया। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको सब मालूम है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट,
क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पर समझना शुरू करते हैं। डेबिटर क्वेश्चन में दिए गए हैं 60,000 के। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में 60,000 रुपीज़ के डेबिटर दिए गए हैं। 60,000 रुपीज़ के डेबिटर हैं और इसमें से 20,000 रुपीज़ के जो डेबिटर हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है ना 20,000 रुपीज़ के डेबिटर, 20,000 रुपीज़ के डेबिटर आपको कितना पेमेंट करने के लिए तैयार है? 12,000 रुपये। तो ये पैसे आपको मिलेंगे। इसमें से 60,000 में से 60,000 में 5,000 के ऐसे डेबिटर हैं जो बैड डेब हैं, कोई पेमेंट नहीं करेंगे। अब हमारे पास बचे कितने? तो ज़रा आप ध्यान दीजिए, 60,000 में से 25,000 रुपीज़ के डेबिटर अगर हम हटा दें तो हमारे पास सिर्फ 35,000 रुपीज़ के डेबिटर बचे, और 35,000 रुपीज़ के डेबिटर हमें फुल पेमेंट करेंगे, बाकी का पेमेंट करेंगे। तो 35,000 रुपीज़ के डेबिटर हमें पेमेंट कर रहे हैं और 12,000 रुपीज़ का पेमेंट कर रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं डेबिटर से 12,000 रुपीज़ और 35,000 रुपीज़ मिला के 47,000 रुपीज़ डेबिटर से हम रिसीव कर लेते हैं रियलाइज़ करके। आगे क्वेश्चन में देखते हैं स्टॉक के विषय में क्या कहा गया है। स्टॉक सेकंड पॉइंट आपका क्वेश्चन का लिखा है, पार्ट ऑफ स्टॉक सोल्ड 20,000 रुपीज़ का। तो चलिए स्टॉक देखते हैं क्वेश्चन में। स्टॉक क्वेश्चन में दिया गया 2 लाख रुपीज़ का, 2 लाख का स्टॉक है। 2 लाख का स्टॉक जो है वो हम सेल कर रहे हैं, और कितने का सेल कर रहे हैं? 20,000 रुपये का सेल कर रहे हैं, और हमें ये नहीं पता है वो 20% मोर देन 20,000 रुपये का सेल कर रहे हैं, लेकिन 25% ज़्यादा वैल्यू पर सेल किया है हमने। तो उसकी रियल वैल्यू क्या है, इसको यहाँ पर ध्यान से समझें। अगर कोई चीज़ 100% की है 100 रुपीज़ की और 25% ज़्यादा महंगी है, तो इसका मतलब 25 रुपीज़ ऐड कर दिया तो 125 की हो गई। 125 की, तो 125 का अगर स्टॉक है तो उसको हम 20,000 रुपये में सेल कर देते हैं। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 20,000 अपॉन बाय 125। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 20,000 अपॉन 125 इंटू 100। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 16,000 रुपीज़ का हमारा स्टॉक आ जाएगा। आप इसका शॉर्टकट ये वाला पॉइंट भी समझ सकते हो, 20,000 इंटू 100 अपॉन 125, और रियल वैल्यू आ गई इसकी 16,000 रुपये। तो जो स्टॉक जो है 16,000 रुपये का है, उसकी बुक वैल्यू, उसको हम सेल कितने का कर रहे हैं? 20,000 रुपीज़ का। हमारे बैंक में 20,000 रुपये आएंगे इसको सेल करके, बट ये है वैल्यू सिर्फ कितनी? 16,000 रुपये की। अब 2 लाख के स्टॉक में से 16,000 का स्टॉक तो हमने सेल कर दिया, तो रिमेनिंग स्टॉक कितना बचा? 184,000 का स्टॉक हमारा बचा हुआ है। इसके लिए आगे देखेंगे क्या क्या किया जाएगा, अगले पॉइंट पे देखा जाएगा इसको। आगे देखते हैं, क्वेश्चन के अगले पॉइंट पे आते हैं, क्रेडिटर से रिलेटेड। क्रेडिटर में बोला गया है कि क्रेडिटर 40,000 पेड 40% ऑफ फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर 40,000 जो हैं वो 40% पे फुल सेटलमेंट करते हैं। तो चलिए क्रेडिटर देखते हैं, क्वेश्चन में हैं कितने के क्रेडिटर दिए गए हैं? 2,10,000 रुपये के। 2,10,000 के क्रेडिटर यहाँ आ गए, और 2,10,000 के क्रेडिटर में से हम क्या करेंगे? 7,000 के क्रेडिटर 8,000 का ऑफिस इक्विपमेंट से चेंजेस हुए थे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बात, क्वेश्चन में बताया गया है कि ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो 8,000 रुपये का है और वो क्रेडिटर से एक्सचेंज हुआ है, इसलिए 7,000 रुपये के क्रेडिटर तो आपको पेमेंट नहीं करने हैं, क्योंकि हमने 7,000 रुपये के क्रेडिटर को क्या पेमेंट कर दिया? ऑफिस इक्विपमेंट दे दिया। ठीक, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ऑफिस इक्विपमेंट पेड बाय क्रेडिटर 7,000, और ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी थी? 8,000 रुपीज़ थी। चलिए, तो ये क्रेडिटर तो नहीं देना पड़ेगा। अब क्रेडिटर जो 40,000 रुपये के क्रेडिटर हैं उसके विषय में क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्रेडिटर 40,000 पेड 40%। तो 40,000 के क्रेडिटर हैं, इनका 40% निकाल लेते हैं, 16,000 रुपये आएगा, और 16,000 रुपये हम इसको पेमेंट करेंगे, 16,000 रुपये क्रेडिटर को। तो भाई 16,000 रुपये हम पेमेंट करने वाले हैं। अगला पॉइंट क्रेडिटर का देखते हैं, 1,63,000 के क्रेडिटर बचे। अब 2,10,000 में से ये आप हटा दीजिए, लेस कर दीजिए, ये लेस कर दीजिए, तो बचे कितने? 163। इन दोनों को अगर आप लेस कर देंगे तो बचा 163 का क्रेडिटर। 163,000 के जो क्रेडिटर बचे वो हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे? स्टॉक से। स्टॉक क्वेश्चन में बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बताया गया है कि जो आपका क्रेडिटर है वो स्टॉक से एक्सचेंज किया गया है, और स्टॉक हमारे पास जो है जो 1,84,000 रुपीज़ का था, उस स्टॉक को हमने उठाकर किसको दे दिया? क्रेडिटर को। कितने? इससे हमें कौन सा क्रेडिटर का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा? अगर हम 184,000 का स्टॉक दे देंगे उसको, तो हम इसको 163,000 वाला क्रेडिटर पेमेंट नहीं करेंगे।
और जब ऐसी चीज़ें रिप्लेस होती हैं, एक की जगह पर दूसरे का पेमेंट हो रहा होता है, तो वो दोनों ही पॉइंट हमें रियलाइजेशन में नहीं लिखने होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट हमने रियलाइजेशन में नहीं लिखे हैं और ये आपस में ही यहीं सॉल्व हो गए। ये इसकी जगह पर हो गया और ये इसकी जगह पर हो गया। तो अब बचा क्या, क्रेडिटर का पार्ट बचा सिर्फ ये वाला। तो चलिए, क्रेडिटर 40,000 रुपीज़ का क्रेडिटर की जगह हमें सिर्फ 16,000 रुपीज़ का पेमेंट करना है, तो ये करेंगे हम बैंक से पेमेंट। और यहाँ आ जाते हैं, क्रेडिटर का पेमेंट हम टू बैंक करके करेंगे, क्रेडिटर 60,000 रुपीज़, और आपका पूरा क्रेडिटर 2,10,000 रुपये का सॉल्व हो गया। आपने देखा 2,10,000 रुपये, 7,000 ऐसे रिकवर हो गए और बाकी स्टॉक से रिकवर कर लिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है। आगे क्वेश्चन में एक और चीज़ कहा गया, अनरिकॉर्डेड एसेट्स 20,000 रुपये की है, मतलब कि ये एसेट्स इस यहाँ पर नहीं लिखी हुई है एसेट साइड में, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी 15,000 रुपीज़ की है, वो भी यहाँ नहीं लिखी हुई है। तो इस एसेट्स के बदले लाइबिलिटी का पेमेंट हो जाता है और लाइबिलिटी के बदले एसेट्स का पेमेंट हो जाता है। तो जब ये भी एक दूसरे में एडजस्ट कर दी गई हैं, 20,000 के एसेट्स के बजाय लाइबिलिटी, तो ये भी हम यहाँ एंट्री नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि ये आपस में ही एडजस्ट हो गई हैं। चलिए आगे देखते हैं, बिल्डिंग सोल्ड ऑफ 20%, बिल्डिंग को 20% लॉस में सेल किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं बिल्डिंग की वैल्यू क्या है। 5 लाख की बिल्डिंग है, 5 लाख की बिल्डिंग, 5 लाख की बिल्डिंग को हम 20% इसका लॉस निकालें तो 5 लाख का 20% क्या होगा, 20/100 आ गया 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ का लॉस है, तो 5 लाख में से अगर हम 1 लाख रुपीज़ का लॉस हटा दें तो हमें बिल्डिंग में कितना पैसा मिलेगा, 4 लाख रुपीज़। तो हम बिल्डिंग में 4 लाख रुपीज़ जो है वो हमें अमाउंट मिल जाएगा बैंक में, इसलिए हम देखते हैं कि बिल्डिंग का वैल्यू हमारा आ गया 4 लाख रुपीज़। और स्टॉक के लिए आपको समझ में आ गई होगी बात कि स्टॉक जो है वो आपका 20,000 रुपये का स्टॉक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये हमने आपको यहाँ पर बताया था ना 20,000 रुपये का स्टॉक, ये 20,000 रुपये का स्टॉक आ गया। तो ये सारा पैसा 1 2 3 हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, क्योंकि इन सबको सेल करके हमारे बैंक में एक पैसे आ रहे हैं, तो ये हमारा रियलाइज हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि क्यूज लोन वॉज सेटल्ड बाय द पेमेंट ऑफ 30,000। ये पॉइंट हम आपको लास्ट में बताते हैं थोड़ा सा। चलिए लास्ट वाला पहले समझ लेते हैं। रियलाइज्ड एक्सपेंसेस पेड 16,000 बाय आर पार्टनर है, वो 16,000 रुपीज़ रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करेगा। तो लेकिन ये पेमेंट हम बैंक से नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बार पार्टनर ने ली है। आर इसका पेमेंट करेगा, इसलिए ये हो जाएगा, हम रियलाइज करने के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमेशा यहाँ पर लिखते हैं डेबिट साइड में, लेकिन ये आर इसका पेमेंट करेगा, इसलिए 2 आर्स कैपिटल के नाम से एंट्री की जाएगी और ये यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब पार्टनर कैपिटल आर बनेगा तो वहाँ ये अमाउंट ट्रांसफ़र होगा। अब चलिए जो पॉइंट हमने एक छोड़ा था उसको समझ लेते हैं। क्यूज लोन वॉज सेटल्ड बाय द पेमेंट 30,000। क्यू का जो लोन है, क्यू का लोन 40,000 हमने आपको बताया रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, इसके लिए अलग से लोन अकाउंट बनाया जाता है। 40,000 रुपये हमको पे करने हैं क्यू को, लेकिन उसके लिए हम पेमेंट कितना कर रहे हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट में, 30,000 रुपये। तो चलिए इसका एक अकाउंट बनाते हैं। पहले क्यूज़ लोन अकाउंट बनाया, क्यूज़ लोन में अकाउंट में 40,000 रुपये ट्रांसफ़र कर लिए और बैंक से पेमेंट हुआ 30,000 रुपये। अब भाई 40,000 रुपये का लोन है, हम सिर्फ 30,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब 10,000 रुपये का हमको पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जो 10,000 रुपये का बैलेंसिंग है, ये जो बैलेंसिंग फिगर बन रहा है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। क्यों रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि क्यू के लोन को जो पेमेंट हमें 40,000 के बजाय सिर्फ 30,000 पे करने पड़ रहे हैं, तो हमें 10,000 रुपये का एक तरह का बेनिफिट हो गया। और जो 10,000 रुपये हमको पेमेंट नहीं करने पड़ रहे हैं, ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रूल वाइज। ये 10,000 रुपये और हम कहाँ से ट्रांसफ़र करें, क्यूज़ लोन अकाउंट से। तो ध्यान दीजिए, क्रेडिट ये डेबिट है, डेबिट को ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड में, और क्यूज़ लोन 10,000 रुपये। ये तभी किया जाएगा जब ये स्पेशल कंडीशन दी जाए। तो क्यूज़ लोन यहाँ पर निकाल लिया गया, और इसके बाद हम क्रेडिट का टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे 1,10,000 रुपये, और इसको तीनों पार्टनर PQR में डिवाइड कर देंगे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का है आपके क्वेश्चन में, उसमें डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा, क्यूज़ लोन अकाउंट बन जाएगा। पार्टनर कैपिटल मैंने इस क्वेश्चन में नहीं बनाया है, उम्मीद है कि आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट खुद बना लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना बताया है। ध्यान रखिएगा, उसमें पार्टनर कैपिटल में आर की कैपिटल ट्रांसफ़र होगी और ये PQR के ये लॉसेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे,
ठीक है। बाकी कोई इसमें चीज़ और नहीं है, उसको क्लोज़ कर दीजिएगा वैसे ही, और लास्ट में बैंक अकाउंट बनाइएगा, बैंक अकाउंट भी आपको आ जाएगा, ठीक है। तो जो टफ़ चीज़ें थी वो हमने बताई। उम्मीद है कि आपको इस जो क्वेश्चन को मैंने समझाया है, ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझिए, इससे आपको रियलाइजेशन की बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करना आ जाएंगी। इसे बार बार आपको इसको देखकर, वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करना चाहिए और आराम से आपको रियलाइजेशन अकाउंट सॉल्व करना आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ आया, तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको क्या चीज़ें इसमें ठीक लग रही हैं, और इसके बाद हम आगे आपको वीडियो सेंड करते रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।